हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्लास 10वां का यानी क्लास 10th का 30 डे का सीरीज चल रहा है। अगर आप साइंस में कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये 30 डे का सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 30 डे के सीरीज में ये दावा किया गया कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन इस साल के एग्जाम 2026 का एग्जाम जो होगा उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग का डे है 14 यानी कि 14वां दिन है, यानी कि जो हम लोग 30 डे का सीरीज चल रहा है उसमें 14वां दिन। अगर आप अभी भी चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ ले, नहीं तो बाबू लास्ट में आपको पछताना निश्चित है, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो आइए आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक देख लेते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में हर साल पूछा जाता है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो पूछता तो है लेकिन एक साल गैप करके पूछा जाता है। यानी कि ये आपके एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर 2025 में ये नहीं पूछा, तो इस पर चांस बन रहा है कि 2026 में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आइए वो देखते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको अगर आप तोड़िएगा बाबू तो इसको तोड़ने पे क्या, अगर ऑक्सी को तोड़ोगे यानी कि बन रहा है क्या, ऑक्सीजन। और हीमोग्लोबिन पता है किसमें रहता है, आरबीसी में मिला रहता है, यानी रेड ब्लड सेल्स। आपको क्वेश्चंस के साथ साथ इसके जो थ्योरी होती है यानी कि इसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी, हम लोग का जो लाल रंग का खून होता है। रक्त बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है कि रक्त लिखा रहता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। तो रक्त का मतलब होता है बाबू खून, ठीक है। खून तो सबको समझ में आता है। तो हम लोग के शरीर में जो लाल रंग की खून होती है तो उसका रंग लाल ही क्यों होता है, ये जो खून होता है उसका रंग लाल ही क्यों होता है, तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि बताइए रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण। तो यहाँ पे है ऑक्सी और हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के सम्मिलित रूप को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर आपको ये नहीं याद रहेगा तो आप इसके नाम से भी आइडिया लगाकर लिख सकते हो क्या, कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के सम्मिलित रूप को ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो कहते हैं या बोलते हैं। क्लियर। तो आइए अब देखते हैं। लिखा है कि हमारे शरीर में आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, और इसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण इस ब्लड का रंग कैसा हो जाता है, रेड। होप करती हूँ आपको बहुत अच्छा से ये याद रहेगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, कहाँ, हमारे शरीर में जो खून है उसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन, एक ताकत पाया जाता है, जिसका काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। वहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको ले जाना। क्लियर। उसके जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है तो आप बोलिएगा कि हमारे शरीर में जो आरबीसी पाया जाता है उसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, और ये जो होता है इसका काम होता है हीमोग्लोबिन का कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर को जहां जहां आवश्यकता है उसकी वहां तक पहुंचाना। बस ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के इसी सम्मिलित रूप को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो होप करती हूँ पहला क्वेश्चन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्या क्या बनेंगे। तो ऑक्सीजन ऑब्जेक्टिव में बनेंगे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। वहां पे ऑप्शन में होगा ऑक्सीजन जोड़ हीमोग्लोबिन, क्या ऐसे ऑक्सीजन जोड़ में हीमोग्लोबिन, और भी सारे बहुत सारे प्लस प्लस करके दिए रहेंगे। तो जहां ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन दिखे उसी को टिक करके आइएगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है बाबू। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन। तो 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। और ये जो 3 है, एक तो ये सब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये, और ऑब्जेक्टिव में यही 2 पूछेंगे। अगर ये तीनों कंप्लीट करते हैं तो 2 से 2 या 3 नंबर आपके पॉकेट में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र का निकट बिंदु किसे कहते हैं। तो आपको इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। कि नेत्र से संबंधित दोष, नेत्र दृष्टि दोष, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और ये जो दोष होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं और इन चारों में से किसी एक दृष्टि दोष के बारे में हर साल आपके एग्जाम में बोलता है बताइए। जैसे कि निकट दृष्टि दोष हो गया तो आपसे पूछेगा कि बताइए निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, या हो गया दूर दृष्टि दोष तो आपसे पूछेगा बताइए दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो ऐसे करके हमारे नेत्र से संबंधित 4 दृष्टि दोष होते हैं और उन चारों में से मुख्यतः जो 3 है कौन कौन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, एक जरा दूरदर्शिता। इन्हीं तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आते हैं। तो ये तीनों मैंने कंप्लीट करवाया है, अगर आप नहीं किए हो तो जाकर कहीं से भी कीजिए लेकिन कर लीजिए क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन आते हैं। तो आइए अभी देखते हैं नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है। तो वो देखिए, नेत्र का मतलब सबको पता है क्या, आंख, ठीक है। और निकट का मतलब होता है नजदीक, क्या होता है बाबू, नजदीक या पास। अब बिंदु का मतलब है एक पॉइंट, यानी कि ये हमसे पूछ रहा है कि हम लोग का जो आंख है, हम लोग का जो नेत्र है, किसी भी वस्तु को कितना नजदीक तक देख सकता है। अब बोलोगे दीदी वो तो कितना भी पास रहेगा तो हम देख लेंगे, कैसे देखोगे, मान लो अगर कोई किताब है उसको आपको यहाँ पे लाकर देखते और बोले पढ़ो इस क्या लिखा है, तो क्या आप पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। अगर वो यहाँ पे रख दे और बोले कि अब पढ़ो तो आप हाँ पढ़ लोगे कि आपका नाम ये है, आपका नाम ये है, आपके पिता का नाम ये है, पढ़ लोगे। लेकिन यहाँ पे लाएगा तो क्या पढ़ पाओगे, नहीं। तो यानी कि दूर देखने के लिए एक अलग होता है, नजदीक देखने के लिए भी एक सीमित लाइन बोलिए वो होता है। तो वही पूछ रहा है, तो आपको बताना है कि नेत्र का निकट बिंदु क्या है। तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु, यानी कि वह कम से कम दूरी, अब ऐसा नहीं उधर एकदम मतलब उतना दूरी जिस पर अगर हम कोई वस्तु को रख रहे हैं, कोई सामान रख रहे हैं, तो बिना किसी तनाव का स्पष्ट रूप से उसको हम लोग देख ले। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रखा है तो क्या हमको आंख चौड़ा करके देखना पड़ेगा या छोटा करके देखना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, हम लोग आसानी से देख लेंगे और पढ़ भी लेंगे कि क्या लिखा है क्या रखा है। लेकिन यहाँ पे एकदम नजदीक रख दे तो पढ़ने में भी हम लोग ऐसे आंख छोटा करेंगे या फैलाएंगे, ऐसा। निकट बिंदु का मतलब हुआ वैसा वैसा न्यूनतम दूरी जिस पर कोई वस्तु रखा है और उसको हम लोग बिना किसी आंख के फैलाव के तनाव को उसको स्पष्ट रूप से हम लोग देख ले, आसानी से देख ले उसको, ठीक है, उसे ही नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ एक मैंने नोट में आप लोग लिखना है, मैंने इसी में लिख दिया, चाहो तो इसमें भी लिख सकते हो कि मानव नेत्र का निकटतम बिंदु दूरी क्या होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव व्यू से हर साल पूछा, और अब बोलोगे दीदी हर चीज हर साल पूछेगा, तो मैं वैसा वैसा ही क्वेश्चन उठाकर ला रही हूँ जो आपके एग्जाम में पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पे मानव नेत्र की निकटतम बिंदु कितनी होती है दूरी, तो 25 सेंटीमीटर। अगर वो 25 से 20 सेंटीमीटर पे भी हम लोग को अगर कुछ कोई सामान रख दे और बोले पढ़कर दिखाओ या बताओ ये क्या है, तो हम लोग उसको स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। अगर वो कम से कम हमसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है तब हम उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या ये नजदीक के लिए, अब दूर कितना देखते हो, दूर अनंत तक भी देख सकते हैं। तो आप लोग बोलोगे दीदी हम लोग को पटना का गोलघर क्यों नहीं दिखता, बेवकूफ वो भी दिखता अगर बीच में घर नहीं होते, धुंध नहीं होता, पेड़ पौधे नहीं होता, तो हम लोग यहाँ अपने घर पे बैठे बैठे छत पे जाते और देख लेते क्या पटना का गोलघर। तो वो क्यों नहीं दिखता, क्योंकि बीच में कोई कोई वस्तुएं आ जाती है। तो अगर निकट पूछे तो 25 सेंटीमीटर, यहां से ध्यान रखना सीएम, एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, हर साल ये कंफ्यूज करता है। आपको ऑप्शन में रहेगा 25 सेंटीमीटर, एक रहेगा 25 मीटर, एक रहेगा 25 डेसीमीटर, ऐसे करके। तो आपको याद रखना है कि सेंटीमीटर होते। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं दीदी हम सही करके आए थे फिर भी गलत हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि बाबू आपने यहाँ नहीं ध्यान दिया, यहाँ पे मीटर है और आपको लगा के आना था सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। तो आपसे अगर पूछे कि मानव नेत्र का निकटतम बिंदु कितनी होती है, तो याद रखिएगा 25 प्लस में ये सेंटीमीटर। क्लियर। तो होप करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब एक छोटू सा पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, फिर भी मैं इसको उठाकर ले आई हूँ क्योंकि हर साल ये पूछता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप याद रखिएगा एम्पियर। एसआई मात्रक का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लो आप 25 केजी के हो, सॉरी ज्यादा कम हो गया, कोई नहीं, मान लो मानने में क्या जाता है, आप 25 केजी के हो, तो फिर आपको पता कैसे चला कि आप 25 केजी के हो, आपने अपना वजन किया है ना। मान लो आपको दुकान से 1 केजी चीनी लाना था, तो आप 1 केजी ही चीनी लेकर आ रहे हैं, ये कैसे पता है, तो क्योंकि उसका तोलने वाला तराजू होता है, किलो होता है। वैसे ही जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर होता है। एसआई मात्रक का मतलब होता है उस चीज का मापक यंत्र। जैसे कि विद्युत धारा कितना गया, तो इसको हम मापेंगे ना, तो जैसे कि 1 गया तो लिखेंगे 1 एम्पियर, यानी कि मापने की एक विधि होती है। तो होप करती हूँ ये तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला देखते हैं।
तो अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद करेंगे वीडियो को समाप्त। तो अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में से एक है कि संक्षारण किसे कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे तो पहली बार ही सुन रहे होंगे कि दीदी संक्षारण क्या होता है, तो आइए बहुत इजी वे में समझते। सबसे पहले समझते उसके बाद इसको देखेंगे क्या लिखा है, ठीक है। चांदी आप सब कोई देखे होंगे, चांदी होता है, सोना होता है, पीतल होता है, उस सब पे जब कुछ टाइम तक उसको आप पहनते हैं या ऐसे रखा भी रहता है तो उसका जो रंग होता है थोड़ा मटमैला टाइप का होता है। चांदी पे देखिएगा तो उसपे भूरी रंग का परत चढ़ जाता है, पीतल देखिएगा तो उसपे हरी रंग का चढ़ता है, और सोना देखिएगा तो उसपे पीले रंग का ही हल्का हल्का कालापन टाइप का चढ़ता है। तो इसी पे जो मतलब अलग से एक परत चढ़ जाता है ना, उसी को बोलते हैं संक्षारण, यानी कि उस वस्तु का क्षय होना क्या कहलाता है, संक्षारण। तो आइए देखते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है। कहने का मतलब अगर कोई धातु है, उसको अम्ल मिले तब, नमी मिले तब, या कोई भी ऐसा चीज जिससे अगर वो अभिक्रिया कर ले, ठीक है, और उनके जो रंग है उसमें परिवर्तन आ जाए या उनके ऊपर कोई एक परत चढ़ जाए, तो उसी को बोलते हैं क्या, संक्षारित हो जाता है। तो उसे बोलेंगे क्या कि वो संक्षारण है, ठीक है। यानी कि कोई भी धातु पे किसी कारण से परत चढ़ जाना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि दो उदाहरण बताइए उसके, तो लिख दीजिए, जैसे चांदी के ऊपर भूरी की परत का चढ़ जाना या होना, तांबा के ऊपर हरी परत का चढ़ जाना या होना। क्लियर। तो होप करते ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, इसलिए कॉपी कलम लेकर बैठिए और नोट डाउन करते चलिए। अब बोलोगे दीदी पढ़ा रही है, सुन ले रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, अनवीकरणीय स्रोत क्या है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बार बार बोलती हूँ, आज तक जितने भी वीडियो है जहां भी अ आया है, मैं पहले ही बोलती हूँ, जहां भी अ देखने को मिले पहले ही समझ लेना वहां लगा है क्या, ना, यानी कि वैसा ऊर्जा बताइए जो नवीकरणीय नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है नवीकरणीय क्या होता है और अनवीकरणीय क्या होता है। नवीकरणीय, ठीक है, लिखो नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है वैसे वस्तु जिसका एक बार आप उपयोग कर लिए फिर उसको दोबारा में आप उपयोग में, यानी कि रिसाइकल करके जब आप किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं या वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, वैसे वस्तु को, वैसे पदार्थ को बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जैसे कि सौर ऊर्जा, यानी कि सूर्य की जो प्रकाश आती है, क्या वो कभी खत्म होने वाली है, फिलहाल नहीं। आप बोलोगे दीदी नहीं, वो नहीं। तो वैसे हो गया स्रोत, ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय। और अनवीकरणीय हुआ वैसा ऊर्जा स्रोत जो एक बार आप उपयोग कर लिए, दोबारा आप उसका उपयोग नहीं कर पाइएगा, उसको निर्माण में लाखों करोड़ों साल समय लगता है, उसे बोलते हैं अनवीकरणीय। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग से पूछा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई दो उदाहरण बताए। तो ऊर्जा के वो स्रोत जिसका भंडारण सीमित हो, यानी कि ऊर्जा वैसे पदार्थ जिसको हम, एक भंडार उसका सीमित है, उससे ज्यादा वो नहीं बन सकता, ठीक है, और वे आने वाले समय में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोबारा उसको बनना, अगर उसको हम दोबारा बनाना भी चाहें तो लाखों करोड़ों साल लग जाएगा, उसके बाद बनेगा। तो वैसे ऊर्जा स्रोत को बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब यहाँ पे बोल रहा है दो उदाहरण बताइए, तो देखिए, कोयला। कोयला को भी अगर आप एक बार जला लिए तो क्या दोबारा उसका उपयोग हो पाता है, नहीं हो पाता। और कोयला भी है, वो उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है और उसका भंडार भी सीमित है। उसके बाद है पेट्रोल। पेट्रोल भी धरती के नीचे से निकाला जाता है। अगर एक बार अगर आप गाड़ी में पेट्रोल का उपयोग कर लेते हैं तो क्या दोबारा आप उस पेट्रोल को वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो वो भी हमारा क्या हो गया, अनवीकरणीय। और प्राकृतिक गैस, जो प्राकृतिक वातावरण में जो गैस होते हैं वे भी एक सीमित है, एक टाइम के बाद वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो होप करती हूँ ये सारे आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हार्डली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।